एक और साल ख़त्म हो चुका है और ये वो समय है साल का जहाँ पे मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आता हूँ। आपको याद हो तो पिछले साल भी हमने इसी टाइम पे ईयर एंड पे एग्जैक्टली 31 दिसंबर को, अभी थोड़ा सा उससे 2 दिन पहले ये वीडियो आ गया है, लेकिन 31 दिसंबर 2024 को एक मैंने वीडियो बनाया था, द वर्स्ट ईयर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन फुटबॉल 2024। और उस साल के कंपैरिजन में अगर हम 2025 की बात करें तो हमें लगा था कि जो गड़बड़ और जो गलतियां 2024 में हुई थी या जो लोएस्ट पॉइंट हमने 2024 में हिट किया था उससे ज़्यादा खराब नहीं हो सकता। अब यहाँ से ना एक ही डायरेक्शन में चीज़ें जा सकती हैं, वो है अपवर्ड्स। यहाँ से तो अच्छा होगा भाई, इससे ज़्यादा खराब क्या हो सकता है। बट लो एंड बिहोल्ड दोस्तों, दिस इज इंडियन फुटबॉल। हमने तरीके ढूंढ लिए हैं कि कैसे जो वर्स्ट ईयर था हमारी फुटबॉलिंग हिस्ट्री का, उसको सरपास करके और कैसे खराब कर दी जाएं चीजें, वो हमने इस साल करके दिखा दिया है 2025 में। बहुत सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स है अगर हम फुटबॉल की बात करें अभी हमारी कंट्री में। इस साल आईएसएल हुई नहीं है, मेजर क्लब्स मोस्टली लॉस में ऑपरेट कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों की जॉब्स चली गई हैं, प्लेयर्स फुटबॉल नहीं खेल पा रहे हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने और ग्रुप्स ने अपने हाथ खींच लिए हैं इन्वेस्टमेंट से, फुटबॉल क्लब से। फ्यूचर पूरा अभी अंधकार में दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि क्या होगा, यहां से हमारी फुटबॉल कहां जाएगी और अब कितनी बेइज्जती हमें सहनी पड़ेगी एज इंडियन फुटबॉल फैंस। तो थोड़ा सा उसी चीज पे मैं रिफ्लेक्ट करूंगा। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं रेकमेंड करूंगा आपको कि ZB के चैनल जो है हमारा, उस पे हमने जो पहला पॉडकास्ट डाला था अरुणवा सर के साथ, वो आप प्लीज चेकआउट कीजिए, जहां पे हमने बात की थी अबाउट द करंट स्टेट ऑफ इंडियन फुटबॉल। क्या हुआ पिछले टाइम में, इतनी ज्यादा चीजें कैसे खराब हो गई और क्या क्या चीजें आगे हो सकती हैं, क्या उनके सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो उस पे हमने काफी डिटेल में डिस्कशन किया था, तो आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो वहां पे भी आपको काफी रेलेवेंट चीजें मिल जाएंगी इस टॉपिक के कॉन्टेक्स्ट में। और उस तरीके के और भी बढ़िया पॉडकास्ट हम ZBK पे लेके आएंगे, तो प्लीज डू मेक श्योर टू लीव अ लाइक, फॉलो कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए वहां पर। इससे पहले मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, एक चीज जो हमेशा मुझे सुनने को मिलती है, या किसी को भी जो इंडियन फुटबॉल पे ज्यादा बात नहीं करते हैं और एकदम से इंडियन फुटबॉल पे आके वीडियो बना देते हैं कि भाई व्यूज लेने आ गए तुम इंडियन फुटबॉल के बारे में कभी वैसे तो बात करते नहीं हो, अब आ गए हो इसके बारे में बात करने, चीप व्यूज तुम्हें चाहिए। तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि ये सब अब करने से ना कोई फायदा नहीं है। आप बोलना चाहते तो आप बोल सकते हैं, बट अब हमें ना यूनाइट होना पड़ेगा। कोई कितनी भी बात कर रहा है ना, चाहे कम कर रहा है ज्यादा करना है, उसको करने दीजिए। ये जो हम आपस में लड़ाइयाँ करते हैं ना कि भाई मैं देखो ज्यादा बात करता हूँ इंडियन फुटबॉल की, या मुझे ज्यादा पता है तुम्हें नहीं पता है, तुम कैसे बात कर रहे हो, तुम्हें तो कुछ अता पता भी नहीं, ये सब मुझे बट अब लगता है कि हमें करना बंद कर देना चाहिए। बट ऑब्वियसली अगर हम बोलें किसी को कि भाई आपको यूनाइट होना है एज अ नेशन, एज अ कम्युनिटी अगेंस्ट समथिंग, कि भाई जो चीज ठीक हो जाए, तो ये तो बहुत मुश्किल टास्क है। तो कभी होने से रहा, क्योंकि लोग जो है वो अपने अपने एजेंडा को पुश करते हैं और लोगों को वही करना होता है जो अल्टीमेटली उन्हें अच्छा लगता है। बट मैं आपको सही बता रहा हूँ कि ऐसा करने से ना कुछ फायदा नहीं होगा कि हम सोचें कि नहीं भाई आपस में हम लड़ लेते हैं और ये दिखा देते हैं कि भाई किसको ज्यादा परवाह है इंडियन फुटबॉल की और किसको कम है। तो वो करने से होने वाला कुछ नहीं है। लेकिन आपको फिर भी लगता है कि आपको करना जरूरी है, कि आप इस वीडियो पे भी लिखेंगे कि भाई आ गए तुम व्यूज लेने, तो प्लीज गो अहेड, मैं आपको रोक नहीं पाऊंगा। बट अगेन मैं ये बोलूंगा कि उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला। हमें इस चीज के बारे में बात करनी पड़ेगी एंड वी हैव टू एड्रेस एंड ब्रिंग दीज इश्यूज टू लाइट। दैट्स इट। ब्रीफ रीकैप दे देते हैं आपको दोस्तों कि इस साल क्या हुआ फुटबॉल में। अगर हम अपनी कंट्री की बात करें, तो अगर हम अपनी मेंस नेशनल सीनियर टीम की बात करें तो 11 मैचेस खेले हमने 2025 कैलेंडर ईयर में, जिसमें हमने 2 मैचेस जीते, 5 मैच हारे, 4 मैच ड्रॉ हुए। सबसे बड़ा फेलियर था कि 2027 AFC एशियन कप के लिए क्वालिफाई ना कर पाना। और अगर मैं फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन की बात करूं तो कुछ कंट्रीज की अगर हम बात करें इसमें, जैसे काबो वर्दे, कुरासाओ, हाइती, DR कॉन्गो, ये ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने या तो हिस्ट्री बना दी ऑलरेडी फीफा वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करके, या अभी प्लेऑफ्स में, और एक और पन्ना जोड़ सकते हैं फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन की अगर हम फेरी टेल स्टोरीज की बात करें तो। उसके बाद बात करें तो ISL अभी इस साल हो नहीं रही है। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा, बहुत सारे क्लब्स लॉसेस में ऑपरेट कर रहे हैं। मेजर फुटबॉल ग्रुप जैसे सिटी फुटबॉल ग्रुप ने मुंबई सिटी FC में अपना स्टेक जो है उसको डाइवेस्ट कर दिया, पुल आउट कर लिया है इन्वेस्टमेंट से, क्योंकि उनको सर्टेनिटी दिखाई नहीं दे रही अभी कि ISL शुरू होगा कि नहीं होगा। जावी हर्नांडिस ने इंडिया की कोचिंग जॉब के लिए
लिए अप्लाई किया था, ऐसी अफवाहें उड़ी थी, उस सब को लेके हमारा बहुत मजाक उड़ा। फीफा रैंकिंग्स में हम 142 तक खिसक गए हैं, बहुत ज्यादा बुरी बात है। और इस सब के बीच में साल के एंड में एक इवेंट होता है जिसमें लियो मेसी आते हैं रोड्रिगो डिपॉल और लुइस सुआरेस के साथ, और इंडिया विजिट करते हैं। वो स्टेडियम भरे हुए थे फैंस के साथ, यहाँ पे विजिट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं वो। और उस इवेंट के अराउंड ना बहुत ज्यादा बातें होती हैं। अब देखिए, मेसी वाले इवेंट पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, लियो मेसी वर्सेस इंडियन फुटबॉल। आप चाहे तो उसको चेकआउट कर सकते हैं, जहां पे मैंने कहा था कि यहाँ पे मेसी की गलती नहीं है किसी भी तरह से। अगर मेसी इंडिया आते हैं और उनको एक प्राइवेट इवेंट के लिए इंडिया बुलाया जाता है तो उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि इंडियन फुटबॉल ठीक हो। इट्स लाइक सेइंग कि एक कॉन्सर्ट करने आ रहे हैं, कॉन्सर्ट परफॉर्म करने आ रहे हैं कोई बड़े म्यूजिशियन, जैसे कोल्ड प्ले आ रहे हैं अगर इंडिया कॉन्सर्ट परफॉर्म करने, तो सडनली कोल्ड प्ले के आने से 3-4 सिटीज में परफॉर्म करने से हम एक्सपेक्ट करें कि इंडिया की म्यूजिक इंडस्ट्री जो है बेटर हो जाएगी, अच्छे अच्छे गाने अब बनने लगेंगे बॉलीवुड में। तो वो तो सरासर बेवकूफी है। लेकिन अगर हमें एक्चुअली में इस मेसी की विजिट को इंडियन फुटबॉल के फायदे के लिए इस्तेमाल करना था तो किस तरीके से हम कर सकते थे, उसका मेरे पास एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहता हूं। तो अगर हमें एक्चुअली में इसको फ्रूटफुल बनाना था इंडियन फुटबॉल के लिए, तो क्या किया जा सकता था? एक प्राइवेट एंटिटी, एक प्राइवेट फर्म इस इवेंट को करा रही थी ऑर्गेनाइज। एआईएफएफ को स्टेप इन करना चाहिए था और उनको थोड़े से इनिशिएटिव्स लेने चाहिए थे कि उस फर्म के साथ, उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके कुछ ऐसे टूर को प्लान किया जाए जहां पे मेसी अपनी एक्सपर्टीज शेयर करे कि ग्रास रूट लेवल्स जो हैं फुटबॉल के, उनको हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। जैसे हमें ये नहीं चाहिए कि अर्जेंटीना ने वर्ल्ड कप कैसे जीता या लियो मेसी ने क्या किया कि अर्जेंटीना ने वर्ल्ड कप जीत लिया। हम ये जानना चाहते हैं कि लियो मेसी जब बड़े हो रहे थे, जब वो बचपन में थे अपने, कि उन्होंने किस सिस्टम में फुटबॉल खेली, किन किन प्रोसेसेस से उनको गुजरना पड़ा और ऐसी क्या चीजें होती हैं जो भारत बेहतर कर सकता है। क्योंकि मेसी एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो पूरी दुनिया में घूमते हैं। तो अगर ऐसा नहीं जैसा यूरोप में होती हैं चीजें, साउथ अमेरिका में होती हैं, बट ऐसी कुछ चीजें जो उन्होंने ऑब्जर्व की हो और वो हमको इंप्लीमेंट करने में मदद कर सके, ये लुइस सुआरेस के साथ मिलके, रोड्रिगो डिपॉल के साथ मिलके एक कलेक्टिवली हम कर सकते थे अगर हम इस चीज को अच्छे से प्लान करते तो, और एएफएफ का इंटेंट होता वो करने का। तो आपको क्या लगता है कि मेसी खुशी खुशी बताते नहीं भाई उनको इतना प्यार मिला यहाँ पे, इंडिया में लोग इतने दीवाने हैं उनके, उनको अच्छा नहीं लगेगा कि भाई मैं इन लोगों की थोड़ी सी मदद कर दूं? लेकिन हमने पूछे क्या वो सवाल मेसी से? हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेसी आएगा, बोलेगा कि नहीं नहीं भाई यार रुक जाओ यार, अभी ये इवेंट मत करो, मैं तुम्हें बताता हूं कि भाई फुटबॉल को कैसे इंप्रूव करना है। मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि इंडिया ना 150 रैंक तक पहुंच गई है, तो इंडिया की फुटबॉल को पहले हम इंप्रूव करते हैं, उसके बाद यार ये सारा जो इवेंट वगैरह है ना उसको करते हैं। नहीं यार, मेसी को एज अ गेस्ट बुलाया था, मेसी को तो कोई आइडिया भी नहीं होगा कि भाई इंडिया में कैसे होती हैं चीजें, क्या होती हैं। बस एक बार आए थे मेसी 2011 में, उसके बाद तो इंडिया का चक्कर भी नहीं लगाया मेसी का। तो वो हमको मेसी से मतलब प्यासा कुएं के पास जाएगा या कुआं प्यासे के पास आएगा, वो वाली बात है। कुआं पूरा चल चल के आ गया प्यासे के पास, कुआं नहीं है तो समुद्र था। मतलब मेसी से ज्यादा नॉलेज किसी के पास हो सकती है अगर हम फुटबॉल की बात करें, लेकिन हमने उसको सिर्फ एज अ कॉन्सर्ट यूज किया। और मेरे ख्याल से तो दोस्तों उस लिहाज से दिस इज अ अपॉर्चुनिटी लॉस्ट। लोग क्या इमोशनल बातें ज्यादा कर रहे हैं, मतलब लोगों की क्या है कि यार देखो सुनील छेत्री को वो इवेंट की जर्सी पहना दी, अब मेसी के साथ ना इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी को लेके फोटो खिंचवा ली, फुटबॉल टीम की जर्सी पहनाई नहीं मेसी को, ये नहीं किया वो नहीं किया। भाई पहली बात तो लोग समझते नहीं है, भाई इंडियन क्रिकेट की जर्सी इसलिए पहनी थी मेसी ने या उसके साथ फोटो इसलिए खिंचाई थी, भाई मेसी एक एडिडास के एथलीट है, इंडियन क्रिकेट टीम को भी अभी एडिडास स्पॉन्सर कर रहा है, तो भाई ब्रांड कमिटमेंट होता है। तो पहली बात तो वहां ओवरलैप हो रहा था, तो इस वजह से वो चीज हो भी गई। दूसरी चीज ये है कि भाई हम कब तक इतने इमोशनल चीजें मारते रहेंगे कि भाई देखो हम उसको सपोर्ट नहीं करते, इंडियन फुटबॉल को तो सपोर्ट नहीं मिलता, अरे कितना दुख होता है सुनील छेत्री को ऐसे देख के। अरे दुख होता है भाई, लेकिन क्या हमने मेसी से पूछे सही सवाल? क्या हमने मेसी को इस्तेमाल किया उस चीज के लिए कि भाई तुम आए हो 3 दिन, आधा दिन निकाल के हमें बता दो कि थोड़ा सा एक रोड मैप मिल जाए तो हम क्या करें? तो ये चीज हमने की। हमने इस चीज पे तो ध्यान देते ही नहीं है ना कि हमें सॉल्यूशन क्या निकालना है। अगर कोई आया है बड़ा नाम, फुटबॉल का ग्रेटेस्ट एवर प्लेयर आया है, तो उसको हम उसका ब्रेन कैसे पिक कर सकते हैं? उसके साथ और 2 प्लेयर आए, लुइस सुआरेस से बात कर लो, आप डिपॉल से बात कर लो, उनका जो ऑन्ट्राज है उसमें कुछ लोग होंगे जिनको फुटबॉल आती होगी, उनके साथ बैठ के कुछ कर लो। लेकिन हम क्या इमोशनल हैं बहुत ज्यादा, सॉल्यूशंस पे हम डिस्कशन नहीं करेंगे, हमें बस इमोशनल वो मारने हैं कि भाई यार ये गलत हो रहा है, इसको सपोर्ट कर दो, उसको सपोर्ट कर दो। अरे भाई भगवान आए हुए हैं फुटबॉल के भारत में, भाई उनसे पूछ लो ना, मना थोड़ी करेंगे वो तुम्हें बताने के लिए। लेकिन नहीं, हमको कुछ करना ही नहीं है। वर्ल्ड कप विनर आ चुका है, एकमात्र प्लेयर दुनिया का जिसने 2 वर्ल्ड कप में बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जीता है, लेकिन हम आ गए और एक कॉन्सर्ट
कंसल्ट करवा के चले गए उनसे। आप मेसी से रिक्वेस्ट कर सकते थे कि फुटबॉल लीडरशिप और ग्रास रूट लेवल्स में किस तरीके से बच्चों को ट्रेन करना है, उस पे एक कोई वो स्पीच दे दे या उस पे कोई एक वर्कशॉप कंडक्ट हो जाए। रॉड्रिगो द पॉल जो अपनी वर्क रेट और हाई इंटेंसिटी फुटबॉल के लिए जाने जाते हैं, हम एनएसआई और स्कूल फॉर स्पोर्ट्स साइंसेस के साथ कोलैबोरेट कर सकते थे, जहां पे डिपॉल एक ऑनलाइन वर्कशॉप दे देते कि भाई मैं जो फिटनेस रूटीन्स अपने फॉलो करता हूं या जो मैं इतना फिट हूं वो कैसे करता हूं, क्या क्या मेरी ड्रिल्स होती हैं और कैसे मैं एक अच्छा फुटबॉलर हूं, जिसके साथ साथ मैंने इतने हाई लेवल्स ऑफ फिटनेस भी मेंटेन किए हुए हैं। तीसरे फुटबॉलर आए थे लुइस सुआरेस। लुइस सुआरेस को आप कह सकते हैं कि ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर 9s, इस जनरेशन के वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर्स हैं, इफ नॉट दी बेस्ट। मतलब डिबेट्स हमेशा रहेंगी, बेंजेमा, लेवेंडोस्की, लुइस सुआरेस, आप इसको किस ब्रैकेट में रखते हैं, लुइस सुआरेस बेटर हैं कि नहीं। पॉइंट ये है ही नहीं, पॉइंट ये है कि जब इतना बड़ा प्लेयर और इतना खतरनाक स्ट्राइकर आया, मतलब ऐसा स्ट्राइकर जो आर्ग्यूबली द बेस्ट नंबर 9 था पिछली जनरेशन का, आपने सुनील छेत्री के बाद नंबर 9 ही नहीं बनाए हैं। आप स्ट्राइकर्स के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, आपने इतने सारे प्लेयर्स को इंटरचेंजेबली खिलाया है, आप इतना ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं कि आपके पास अभी स्ट्राइकर नहीं मिल रहा। एक ओपन कैंप लगा देते, आप सुआरेस से रिक्वेस्ट कर सकते थे कि एक ट्रेनिंग सेशन वो ऑब्जर्व कर ले अंडर 15, अंडर 18, अंडर 23 का, जो हमारे इंडियन फुटबॉल में इतने लेजेंडरी फॉरवर्ड्स रहे हैं जैसे सुनील छेत्री, आई.एम. विजयन, शब्बीर अली, जे, इनके साथ एक कुछ इवेंट करा के, एक वर्कशॉप करा के कुछ गाइडेंस मिल जाती है अगर इन बच्चों को कि कैसे भाई आपको स्ट्राइकर बनाने हैं फ्यूचर में। तो अगर कुछ इस तरीके की चीजें होती है जहां कोलैबोरेटिव एफर्ट में हम कुछ इंप्रूव करने की कोशिश भी करते तो ठीक भी होता। तो अभी तो बिना बात ब्लेम करने से कोई फायदा ही नहीं है इस मेसी वाले इवेंट को। इस सब में एएफएफ को इनिशिएटिव लेना होगा, उनको आगे बढ़ना होगा, उनको ये सब पार्टनरशिप्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने कंधे पे लेनी होंगी। लेकिन जैसा एएफएफ का हमें पता है कि उनसे एक्सपेक्टेशंस रखना बहुत ज्यादा एक बड़ी बात हो जाती है कि भाई वो कुछ कर दें, अगर वो अपने वादों पे खरे उतरे तो फिर कहने ही क्या। इसमें एएफएफ को ये देखना होगा कि कोई भी ऐसा इवेंट हो रहा है ना, उसमें अपने प्रॉफिट बुक ना करें, हर चीज में है ना नफा नुकसान ना देखें, थोड़ा सा दिल खोल के इस तरीके की इवेंट्स का ना जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इंडियन फुटबॉल के लिहाज से फायदा उठाएं और हेल्प करें कि अगर ये इंटरेक्शन है 3-4 दिन का तो उसमें हम मैक्सिमम बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं। बट आई नो बहुत इम्प्रैक्टिकल लग रहा होगा सुनने में या बहुत ज्यादा आपको अनफीजेबल लग रहा होगा ये, बट क्या एएफएफ ने एक्चुअली कोशिश की कुछ इस डायरेक्शन में, ये मेरा एक सवाल है। दूसरा जो सॉल्यूशन है मुझे लगता है कि हमारी चीजें कैसे ठीक हो सकती हैं वो है ओसीआई और पीआईओ का तुरंत इंट्रोडक्शन। क्योंकि अब अगर हम वेट करते रहेंगे कि भाई ग्रास रूट्स जो हैं वो हमारी इंप्रूव हो जाएंगी, हम यूथ लेवल से फुटबॉलर्स बना के मैच्योर कर देंगे उनको, ऐसे फुटबॉलर्स में जो सीनियर लेवल पे कुछ ग्लोरी अचीव कर लेंगे, तो उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। और वो ढाक के 3 पात वाली बात है, इतने टाइम से तो नहीं हुआ, तो अब एकदम से कैसे हो जाएगा अगले 5-10 साल में, मुझे बहुत बड़ा डाउट आता है। बांग्लादेश इस चीज का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि कैसे एक हमजा चौधरी के आने से उनकी फुटबॉल का लेवल कितना ज्यादा बढ़ गया है। सेम अगर हम कुछ ऐसे प्लेयर्स को ले आते हैं जो बाहर यूरोप की लीग्स में खेल रहे हैं, वो आके खेलते हैं अगर इंडिया में, तो जो सारे प्लेयर्स खेल रहे हैं उनका लेवल ऊपर होता है। प्लस हमारी नेशनल टीम के लिए तो एक शॉर्ट टर्म फिक्स हो ही जाता है कि 3-4 आपने प्लेयर्स ऐसे लाके दे दिए हैं अब टीम में जो कुछ अच्छा कर सकते हैं, जो इस टीम को काफी कम टाइम पीरियड में काफी ज्यादा फायदा पहुंचा सकते हैं। अब देखिए एक और चीज होती है, हर टीम की ना एक साइकिल होती है, एक साइकिल आती है, वो अपने पीक पे पहुंचती है, वहां से फिर डाउनफॉल होना शुरू होता है उसका, और फिर रिफ्रेशमेंट आता है, नए प्लेयर्स आते हैं, नई स्क्वाड आती है, और फिर से जो है वो टीम ऊपर चढ़ने लगती है। इंडियन फुटबॉल टीम का वो जो डाउनफॉल था वो बहुत पहले ही आ चुका था। पीक तो हमने कब का रीच कर लिया था, 2019 में पीक रीच कर लिया था, उसके बाद से तो ये सारा डाउनहिल ही गया। अगेन शाउट आउट टू द पॉडकास्ट जो हमने ZBK पे रिकॉर्ड किया था। अब हमें रिफ्रेशमेंट्स की जरूरत है, नए प्लेयर्स की जरूरत है, लेकिन नए प्लेयर्स क्या ऐसे आ रहे हैं जो हमें फिर से उस लेवल पे ले जाएं कि हम एटलीस्ट एशिया कप तक तो पहुंचे। अभी तो हम एशिया कप में ही नहीं पहुंच पा रहे हैं। 2019 में हम थाईलैंड को हरा रहे थे 4-1 की स्कोर लाइन से, ऑलमोस्ट हम नॉकआउट्स में भी क्वालिफाई करते करते रह गए थे 2019 के एशिया कप में। तो अभी तो हम जहां थे 2019 में उससे तो काफी दूर आ चुके हैं। तो क्या अभी हम ऐसे प्लेयर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं जिन्होंने वो गैप कम कर दिया है? और अगर नहीं कर रहे हैं तो इमीडिएट शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन क्या है? ओसीआई और पीआईओ प्लेयर्स का इंट्रोडक्शन। अब यहां पर एक चीज होती है कि जब हम इस चीज की बात करते हैं तो हमारे मिनिस्टर जो अनुराग ठाकुर वो कहते हैं कि हमें इंडियन प्लेयर्स पे फोकस करना चाहिए, अब्रॉड के जो प्लेयर्स हैं उन पे रिलाय नहीं करना चाहिए। तो क्या हम एक्चुअली में इंडिया के प्लेयर्स पे फोकस कर रहे हैं? क्या हम बना रहे हैं वैसे फुटबॉलर्स? घूम फिर के हम एक लूप में ही घूमते जा रहे हैं। उसके बाद क्या है कि हम बहुत ज्यादा स्लो रिएक्ट करते हैं टू द सिचुएशंस। अब रायन विलियम्स को हमने इंडियन पासपोर्ट दिलवा दिया, ठीक है। रायन विलियम्स का एक तो हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने अपनी सिटीजनशिप छोड़ के ऑस्ट्रेलिया की इंडियन पासपोर्ट चुन लिया है। अब रायन विलियम्स तो आ गए हैं, यही चीज क्या हम 3 से 4 साल पहले नहीं कर सकते थे? जब हम वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन के लिए लड़ रहे थे, एशियन कप क्वालिफिकेशन के
के लिए लड़ रहे थे। अभी तो 2027 तक तो कुछ है ही नहीं हमारे पास करने के लिए। रायन विलियम्स ऑलरेडी 32 साल के हो चुके हैं, तो क्या फायदा जब वो 34 के हो जाएंगे और जब सीरियस चीजें आएंगी कंपीट करने के लिए, तो रायन विलियम्स का इस इंडियन सिटीजनशिप का और इस इंडियन फुटबॉल टीम में खेलने का क्या फायदा। प्रैक्टिकल चीजें हैं, ये बुरी लग रही होंगी आपको कुछ लोगों को जो सुन रहे हैं, बट हमने बहुत ज्यादा इसमें मैसअप कर दिया है चीजों को। अब बहुत सारे प्लेयर्स हैं इंडियन ओरिजिन के जो बाहर खेल रहे हैं, और ओसीआई वाला अगर कानून लागू हो जाए तो हमारे लिए वो अच्छे प्लेयर साबित हो चुके हैं। अभी तो रायन विलियम्स का केस काफी रीसेंट है और हम सबके सामने आया है, इस वजह से हमें पता है। बट कुछ प्लेयर्स हैं जो बाहर खेल रहे हैं जिनका हमें अता पता ही नहीं है, उन प्लेयर्स को मैं मेंशन करना चाहता हूं। जैसे कबीर नाथ है, जिन्होंने एंडोरन फर्स्ट डिवीजन के क्लब सीई कैरोई के लिए साइन किया हुआ है। 19 साल के रोहन चिकुला है जो डिफेंडर है, एमएलएस के सेकंड डिवीजन में सैक्रामेंटो के लिए खेलते हैं। फिर अभिषेक केवड़िया हैं जो बोका जूनियर्स की एकेडमी से ग्रेजुएट हुए हैं और ऑस्ट्रिया की 4th टियर में खेल रहे हैं अभी इस समय। उसके बाद जो मोस्ट नोटेड है वो है योहान बेंजामिन जो एनके ब्रावो के लिए खेल रहे हैं यूएफए यूथ लीग में, स्लोवेनिया के फर्स्ट डिवीजन क्लब में खेल रहे हैं ये एज अ स्ट्राइकर। उसके बाद यान डांडा है जो स्कॉटलैंड में डंडी के लिए खेल रहे हैं, और उन्होंने एक बार कहा भी था कि इट वुड बी एन ऑनर फॉर मी टू रिप्रेजेंट माय होम कंट्री इंडिया। तो इस तरीके के कुछ प्लेयर्स हैं जो आना भी चाहते हैं, खेलना भी चाहते हैं, बट क्योंकि हमारे रूल्स ऐसे हैं हम उनको चांस ही नहीं दे पाएंगे। और ये क्रॉप रेडी है, अभी आप तुरंत इनको टीम में ले आइए तो आपका लेवल बहुत ज्यादा ऊपर चला जाएगा। अब पॉइंट ये है कि आपने क्या कभी इन प्लेयर्स के बारे में सुना है अभी जिनके मैंने नाम लिए, हमारे कोचेस को बात करते हुए कि इनका डेवलपमेंट ट्रैक हो रहा है, कोचिंग टीम में जो इनका स्टाफ है वो क्या कर रहा है, अगर इन्हें गेम टाइम मिल रहा है तो ये कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, अगर इन्हें गेम टाइम नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा है, ये सब स्काउटिंग या ट्रैकिंग हम कर रहे हैं? आई डोंट थिंक सो। और पॉइंट ये है कि फुटबॉल इतनी जल्दी बदल रहा है ना कि आप चाहे इंडोनेशिया का एग्जाम्पल ले लीजिए, बांग्लादेश का एग्जाम्पल ले लीजिए, अफगानिस्तान का एग्जाम्पल ले लीजिए, जितनी भी कंट्रीज आपके आसपास है ना जिनसे आप एक टाइम पे मतलब कॉम्पिटिशन में ही आप उनको कंसिडर नहीं करते थे, अब आप उनसे ऐसा नहीं है कि लड़ाई कर रहे हैं, अब आप उनसे बुरी तरीके से डोमिनेट हो रहे हैं और हार भी रहे हैं फुटबॉल मैचेस। तो एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है कि अगर हम अपने ही बबल में रहेंगे, अपनी ही बातों पे अड़े रहेंगे कि भाई हमें तो ऐसे ही चीजें चलानी है, तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। फिर तो आप इसको भगवान भरोसे छोड़ दीजिए फुटबॉल को, और फिर जैसा चल रहा है चलने दीजिए। फिर 150 क्या हम तो 200 तक पहुंच जाएंगे इसे धीरे धीरे करते करते, क्योंकि बाकी टीम है ये ओसीआई पीआईओ वाली चीज को सीरियसली ले रहे हैं और हम इस पे एक्ट नहीं कर रहे हैं। इसका हमें लॉन्ग रन में बहुत ज्यादा नुकसान भुगतना पड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूं। ओसीआई पीआईओ प्लेयर्स की इमीडिएट नीड है अभी इस समय इंडियन फुटबॉल में, इनका डेवलपमेंट और इनकी परफॉर्मेंसेस को ट्रैक करना चाहिए, स्काउट्स को भेजना चाहिए, देखना चाहिए कि कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। और हमें एक ऐसा सिस्टम बनाने की जरूरत है कि हमारे जो अंडर 17 और अंडर 23 के प्लेयर्स हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा प्लेयर्स बाहर जाएं, एक्सपोजर लेके आए, वहां की लीग्स में खेलें, और मेरिटोक्रेसी के बेसिस पे ना हमारी टीम्स में सिलेक्शन हो। अब जैसे कुछ प्लेयर्स हैं जो मैं यंग प्लेयर्स को देखता हूं, जैसे सुहेल हैं, आयुष छेत्री हैं, मकाल्टन निक्सन है, ब्रीसन है, ये सब प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, इनमें पोटेंशियल दिखता है। तो एक ऐसा पाथवे बनाया जाए कि इनको बाहर खेलने का मौका मिले, इनको नर्चरिंग दी जाए, इनको डेवलपमेंट दिया जाए, इनके स्किल्स पे काम हो, जिससे जब ये नेशनल टीम में आए खेलने तो एक अच्छा एक्सपीरियंस और एक्सपोजर लेके आ रहे हैं अपने साथ। फुटबॉल सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पोर्ट है दुनिया में इस समय। मोजाम्बिक और हाइती जैसी कंट्रीज में भी प्लेयर्स हैं जो यूरोप के एटलीस्ट टियर 3 टियर 4 में फुटबॉल खेल रहे हैं कुछ कुछ कंट्रीज में। तो अब हम इस चीज़ के पीछे नहीं छुप सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लोगों में पैशन नहीं है, फुटबॉल का कल्चर नहीं है। हमसे बहुत छोटी छोटी कंट्रीज, बहुत कम रिसोर्सेज वाली कंट्रीज ऑब्वियस फीजेबल प्रैक्टिकल स्टेप्स ले लेके लीप्स एंड बाउंड्स आगे बढ़ रहे हैं हर साल। दूसरी एक चीज है कि फीफा तो चाहता है कि भारत आए वर्ल्ड कप खेलने। अभी और एक्सपेंडेड वर्ल्ड कप की बात चल रही है, इन्होंने 32 से 48 टीम्स का कर दिया, 48 से 64 की बातें चल रही हैं। ये चाह रहे हैं कि कैसे ना कैसे करके इंडिया भी आ जाए, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है। फुटबॉल देखते हैं लोग इंडिया में, बट इंडियन फुटबॉल कोई नहीं देखता है। तो उस चीज का फायदा हम उठा सकते हैं, बट जैसा मैंने कहा कि बाकी लोग आगे निकल रहे हैं और हम इसमें कहीं ना कहीं पीछे छूट जा रहे हैं। अब एक और जो सबसे बड़ा पॉइंट है जिसने 2025 में हमारी फुटबॉल को बहुत ज़्यादा पीछे धकेला है, वो है आईएसएल का कंप्लीट फेलियर और एएफएफ की इनकॉम्पिटेंसी। आईएसएल अपने ऑब्जेक्टिव में फेल हो गई दोस्तों। अब कई सारे प्रपोजल आ रहे हैं जो आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे होंगे। मेरा इस पे बस इतना सा टेक ये है, आप ये कहते हैं कि आप इंडियन फुटबॉल के शुभ चिंतक हैं, लेकिन अभी अगर मैं टोटल आईएसएल के फेलियर की बात करूं तो मैं प्लेयर्स की बात ही नहीं कर रहा हूं। ग्राउंड स्टाफ, क्लीनर्स, टीम शेफ्स, न्यूट्रिशनिस्ट, डॉक्टर्स, फिजियोथेरेपिस्ट्स, कैमरामैन, कमेंटेटर्स, डेटा एनालिस्ट, सबकी जॉब जा चुकी है। तो क्या ये लोग क्लब्स और आईएसएल का पार्ट नहीं है? ये चीज जब लीग बंद हो रही थी और लीग हम कंटिन्यू नहीं कर सकते थे, तब आपको नहीं समझ आ रहा था
कि इतने सारे लोगों की जॉब्स खतरे में है। इतना घटिया और करप्ट इकोसिस्टम बन गया है इस पूरे इंडियन फुटबॉल का, एवरीथिंग दैट कुड हैव गॉन रॉन्ग वेंट रॉन्ग। एक और जो चीज है कि जो लोअर लीग्स हैं, आईएसएल के नीचे जितनी भी लीग्स हैं, उनकी भी हालत तो कुछ बहुत अच्छी है नहीं। लोअर लीग्स किल हो गई हैं आईएसएल के चक्कर में। आई लीग के विनर्स का फैसला कोर्ट में हो रहा है। स्टेट यूथ लीग्स और सुब्रतो कप जैसे हिस्टोरिक टूर्नामेंट्स में धड़ल्ले से एज फ्रॉड चल रहा है। अगर आप देखेंगे तो कितनी सारी रिपोर्ट्स आई थी कि इन टूर्नामेंट्स में एज फ्रॉड हो रहे हैं, और जो लोग नेक काम करना चाह रहे हैं, कुछ सफाई भी करना चाह रहे हैं सिस्टम की, उनको फाइनेंशियल बैकिंग मिलती नहीं है, ना ही कोई सपोर्ट मिलता है किसी भी तरीके का अथॉरिटीज से। उसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है हमारे अजय भाई। जब अजय भाई आए थे हमारे ZBK के स्टूडियो में तो उनसे बात की थी हमने, और उन्होंने एक इंसिडेंट शेयर किया था अपना अकेडमी चलाने का। उन्होंने एक इंस्टेंट शेयर किया था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि उनका कैसा एक्सपीरियंस था जब वो एक अकेडमी रन कर रहे थे। तो अजय भाई, अगर हम अकेडमीज की बात करें तो यू हैड द फॉर्चून, और शैल आई से मिसफॉर्चून ऑफ रनिंग वन। तो क्या क्या डिफिकल्टीज थी, किस तरीके से आपने शुरू किया और क्यों बंद किया, बताइए थोड़ा सा। आई थिंक बाबा फॉर्चून ही है। आई थिंक वेरी प्रिविलेज एंड ब्लेस्ड टू हैव रन द अकेडमी, लिव द ड्रीम। सबसे मेजर इशू लैक ऑफ ओपन स्पेसेस एंड ग्राउंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। भले वो मुंबई हो, दिल्ली हो, मेट्रो सिटीज़ में देर आर नो ग्राउंड्स, वी आर फोर्स टू पे हाई रेंट्स टू ऑल द टर्फ्स। ओपन स्पेसेस मिल जाए जो बाकी के कंट्रीज़ में है, और इफ़ देर इज़ सम कंसेशन दैट द टर्फ ओनर्स गिव, that would be great. Secondly, because football is not the number one sport, everyone looks at cricket as a sport, and अब बहुत सारे अदर कॉम्पिटिटर्स भी है, जैसे कि स्विमिंग, टेबल टेनिस हो गया, आजकल तो पिकल बॉल भी आ रहा है। सो you'll have a पिकल बॉल अकेडमी वेरी सून, अंडर 8, अंडर 10, अंडर 12. सो फुटबॉल हैज़ टू compete in that space. लिमिटेड स्पेस है, लिमिटेड टाइम है। आजकल के बच्चे, they have lot of other extra curricular activities as well, singing, dancing, the works. So to take time out, it's become very difficult. अगर एक grassroots academy की बात करें जहाँ पे हम डेवलप कर रहे हैं बच्चों को 8, 10, अंडर 6, अंडर 8, अंडर 10 के एज ग्रुप्स में, आई थिंक more than the results, it has to be just enjoy and love the game, develop that interest, then we can progress to the next level. बहुत सारा competition, I mean एक competitive mindset होने के कारण under 8s are playing games that shouldn't be played, honestly. So let them just come out, enjoy the game, results आ जाएगा, development हो जाएगा, इतना stress लेने की ज़रूरत है नहीं। Coaches, we have a lot of coaches, but अभी भी lot of coaches do not have the training, so highly recommend everyone to do a proper course. एक चीज़ जो फेडरेशन ने सही की है, they've given us good courses. So rather than just एक school coach जिसने सीखा नहीं है, I think anyone who's interested to do coaching should do the right way, get the right badges, certifications. So ये 4-5 मेजर चैलेंजेस है इन डेवलपिंग ग्रासरूट्स फुटबॉल। तो अजय भाई का भी सपना था कि वो फुटबॉलर्स बनाएंगे, कुछ अच्छे अच्छे खिलाड़ी निकाल के देंगे अपनी अकेडमी से भारत को, लेकिन उनको कोई सपोर्ट नहीं मिला, कोई फाइनेंशियल बैकिंग नहीं मिली। इस वजह से उनको मजबूरन अपनी अकेडमी अनफॉर्चुनेटली क्लोज करनी पड़ी। आपने इतना ज़्यादा खराब कर दिया है सिस्टम कि हमारा स्पोर्ट्स हब मुंबई जैसे शहर में मुंबई सिटी FC से सिटी फुटबॉल क्लब ने पुल आउट कर लिया है। उनको दिख रहा है ISL हो नहीं रही है, विजन कुछ नज़र आ नहीं रहा है, इंडियन फुटबॉल का फ्यूचर बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है। उन्होंने कहा कोई फायदा नहीं है इस चीज़ में पैसा खर्च करने से। और इसके साथ साथ जितनी भी प्राइवेट एंटिटीज़ ने इन्वेस्ट करके फुटबॉल में कुछ करने की कोशिश की थी, धीरे धीरे हमने सारे क्लब्स को लूज़ कर दिया है। जैसे महिंद्रा यूनाइटेड, टाटा स्पोर्टिंग क्लब, ONGC, एयर इंडिया, इवन मॉमडन स्पोर्टिंग जैसा आइकॉनिक क्लब भी लिक्विडेशन के कगार पे आगे खड़ा हो गया है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फंड्स और जिस तरीके से चीजें रन हुई हैं पिछले कुछ साल में इंडियन फुटबॉल में। डिस्ट्रीब्यूशन जो है पैसे का बहुत ज्यादा स्क्यूड है, अप टॉप है, वहां पर पैसा इकट्ठा हो रहा है, लेकिन जो क्लब्स हैं नीचे उन तक वो पैसा नहीं पहुंच रहा है जो बन भी रहा है ऊपर तक, जिससे क्लब्स रन नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपरली, पे स्ट्रक्चर्स नहीं बन पा रहे हैं, लोगों को उनकी तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, काम अच्छे से नहीं हो रहा है, और इन द एंड सफर कौन कर रहा है सब में? इंडियन फुटबॉल। इसका एक एग्जांपल है डॉक्टर प्रद्युमन तेम्बेकर, जिनको मैं पर्सनली जानता हूं। वो जमशेदपुर FC के टीम डॉक्टर थे, बट आज लेबनान नेशनल टीम के टीम डॉक्टर हैं, क्योंकि सिस्टम में जगह ही नहीं है कि हमारे लोग अभी काम कर पाए। ये तो बात हो गई मेंस फुटबॉल की, लेकिन इस सब की वजह से जो सबसे ज्यादा सफर कर रही है चीज इंडियन फुटबॉल की, वो है विमेंस फुटबॉल। मेंस फुटबॉल में जो मिसमैनेजमेंट हुआ है उसके पापों का नतीजा हमारी विमेंस फुटबॉल भुगत रही है। क्यों? अब आप एक बात बताइए कि हमारी विमेंस फुटबॉल की अगर हम बात करें तो अंडर 23, अंडर 17, इवन सीनियर
वुमेन टीम है जो हमारी फुटबॉल की, वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अपनी अपनी पर्टिकुलर डिविजन्स में, लेकिन वो क्यों भुगते हैं? जो मेंस फुटबॉल में गड़बड़ी हो रही है उसके लिए उनकी क्या गलती है भाई? आपको पता है हमें सबसे ज्यादा इस समय अपनी वुमेन्स फुटबॉल को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि वुमेन्स फुटबॉल का बेटर चांस है इंडिया को रिप्रेजेंट करने का एट एन इंटरनेशनल स्टेज करंटली देन मेंस फुटबॉल। अभी इस महीने जाके इतने प्रेशर के बाद IWL शुरू हुआ है और हमें बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है वुमेन्स फुटबॉल में। हमें ज्यादा से ज्यादा फ्रेंडलीज अरेंज करने चाहिए अगेंस्ट टफर नेशंस, जिनसे इन प्लेयर्स को भी वो प्रैक्टिस और एक्सपोजर मिले। प्लेयर्स जैसे मनीषा कल्याण जो पाओक में खेलती हैं ग्रीस में, काजोल डिसूजा जो अल अमाल में खेलती हैं सऊदी लीग में और मैड्रिड अकेडमी में भी थी वो एक टाइम पे, रिवका रामजी जो लायन सिटी सेलर्स के लिए खेलती हैं सिंगापुर में। तो ये प्लेयर्स उस चीज का एग्जांपल है कि कैसे हमें अपने आप को चैलेंज करना चाहिए और बाहर जाके फुटबॉल खेलनी चाहिए जहां पे लेवल करंटली इंडिया से बेटर है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है सौम्या और किरण जो डीनामो जाग्रेब में जाके खेले क्रोएशिया में, और उनके गेम में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलता है। तो कंक्लूजन में मैं यही कहना चाहता हूं करंटली इस सिचुएशन को देखते हुए कि बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है अभी, और चाहे हम मेंस फुटबॉल की बात कर लें, वुमेन्स फुटबॉल की बात कर लें, वुमेन्स फुटबॉल तो अच्छा कर रही है, लेकिन मिस मैनेजमेंट के चलते उस चीज़ को भी कुचल दिया जाएगा, रौंद दिया जाएगा। और ये जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं अभी या जो भी अथॉरिटी में लोग हैं सिर्फ हवाबाजी करते हैं, फालतू की बातें करते हैं कि भाई मिशन 2036 हो जाएगा, विजन 2047 है, 50 रैंक तक हमें इंडिया को लाना है, ये करना है वो करना है, कैसे लाना है ये कोई नहीं बताता और करंट प्रॉब्लम्स को कोई एड्रेस नहीं करता। अभी तक ISL शुरू होगा कि नहीं होगा बस प्रपोजल चल रहा है, कोर्ट में बातें चल रही हैं, इधर उधर बॉल को घुमाया जा रहा है, कुछ नहीं होगा। सीधा साधा एक बैन लगने वाला है हम पे बहुत जल्दी, उसके बाद अगर अकल आ जाए आफ्टर इंटरनेशनल शेम तो बात अलग है, बट उसके अलावा मुझे और कोई करंटली सॉल्यूशन दिखाई नहीं देता है। अब कुछ सॉल्यूशंस की अगर हम बात करें कि ये तो चलो बात हो गई जो खराब चीजें चल रही हैं, सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहली बात तो ये है कि एक 2 टियर की हमें नेशनल लीग को क्रिएट करना होगा। ठीक है, ISL आई लीग में वो हो रहा था रेलीगेशन प्रमोशन, बट उसको या तो बहुत अच्छे से नेशनल लेवल पे इंप्लीमेंट करें या फिर आप इंडिया की फुटबॉल को ना कॉन्फ्रेंसेस में डिवाइड कर दीजिए, ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न, सदर्न, और उस हिसाब से फिर आप रेलीगेशन प्रमोशन लाइए। बेसिकली एक बड़ी कंट्री में ना एक लीग को चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि इससे आप क्या करेंगे, कॉन्फ्रेंस वाली चीज़ से आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लब्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं, प्लस हर रीजन में हर स्टेट में ऑलमोस्ट फुटबॉल फैलने की एक कोशिश शुरू हो सकती है। एक रूल लागू कीजिए कि एक सर्टेन नंबर ऑफ प्लेयर्स जो अंडर 23 के होंगे उनको कुछ मिनट्स तो खेलने ही खेलने कंपल्सरीली, ये रूल होगा आपका। या तो 50% ऑफ मैचेस है, जैसे मान लीजिए एक सीजन में 30 गेम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल 30 गेम्स पकड़ लीजिए आप, अगर 30 मैचेस हो रहे हैं एक सीजन में सब कुछ मिला के, तो 15 मैचेस में कम से कम वो प्लेयर फीचर होना चाहिए आपकी अंडर 23 टीम का, या उसको एक मिनिमम नंबर ऑफ मिनट्स आपको प्रॉमिस करने हैं या कंपल्सरीली खिलाने हैं, जिससे उसका साइमल्टेनियसली डेवलपमेंट होते रहे आपके फुटबॉल लीग स्ट्रक्चर में भी। मनी डिस्ट्रीब्यूशन को ठीक कीजिए, फाइनेंशियल मॉडल आप अपना ठीक कीजिए, जो पैसा कमा रहे हैं हायर अप्स उसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कीजिए कि क्लब्स सस्टेनेबली चल पाएं, क्योंकि करंट मॉडल में तो क्लब्स का फंक्शन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, उस चीज को सुधारने की बहुत ज्यादा जरूरत है। उसके बाद कुछ इनिशिएटिव्स जैसे इंडियन एरोज और दत्ता रे ट्रॉफी को रिस्टार्ट कीजिए, जो यंग फुटबॉलर्स को डेवलप करने में बहुत ज्यादा मदद कर रहे थे। उसके बाद एक प्रॉपर टीम बनाइए, एक स्काउट्स की टीम बनाइए और एक ऐसी टीम बनाइए जो ओवरसीज आपके टैलेंट्स खेल रहे हैं उनको ट्रैक करे, उनकी कांस्टेंट रिपोर्ट्स आपको लेके दें, कितने मैचेस उन्होंने खेले, कहां पे खेल रहे हैं वो, कैसा खेल रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं, खराब खेल रहे हैं, अगर खराब खेल रहे हैं तो क्यों खराब खेल रहे हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए हमको क्या करना चाहिए। अगर कोई अच्छा पोटेंशियल वाला लड़का आपको दिख रहा है या कोई फीमेल प्लेयर दिख रही है तो उनको उनका गेम इंप्रूव करने के लिए हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, और ये सब चीजें ट्रैक करने के लिए एक डेडिकेटेड टीम बनाने की जरूरत है। उसके बाद कोचिंग को लेके भी हमें बहुत ज्यादा रेडिकल चेंजेस लाने की जरूरत है कि अगर किसी कोच ने D लाइसेंस अपना अचीव कर लिया है तो उनको इंसेंटिव दिया जाए कि भाई आप बाहर जाइए, बाहर जॉब तलाशिए। यूरोप की अगर आप किसी लीग में, साउथ अमेरिका की किसी लीग में आप जाके कोचिंग करते हैं तो उस चीज़ को हमें इंसेंटिवाइज करना चाहिए। सेम मॉडल स्पेन और अर्जेंटीना में फॉलो किया जाता है, जहां पे कोचेस जब अपना लाइसेंसिंग प्रोग्राम पास कर लेते हैं उनको इंसेंटिवाइज किया जाता है कि अगर आप बाहर की कंट्रीज में जाके लोअर लीग्स में आप कोचिंग दे रहे हैं तो वो एक्सपीरियंस जब आप अपनी कंट्री में वापस लेके आएंगे तो काफ़ी हेल्पफुल रहता है
इस तरीके की चीज़ें हमें कोचेस के लिए करनी चाहिए। जितने भी हमारे फुटबॉल की अकेडमीज और इंस्टीट्यूट्स, उसमें स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन की प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए विद एक्सपर्ट्स। उसको कैसे लागू किया जा सकता है ये AIFF को देखना होगा, जहाँ पे अकेडमीज ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है। न्यूट्रिशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी डेवलपिंग फुटबॉलर का। उसको हम कैसे स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, उसको कैसे सही कर सकते हैं, इस पे भी ध्यान दिया जाना चाहिए एट अ वेरी वेरी यंग एज फॉर एनी फुटबॉलर। उसके बाद एक्स फुटबॉलर्स और कोचेस के साथ रेगुलर इंटरेक्शंस और सेमिनार्स होने चाहिए यंग फुटबॉलर्स के। अगर मेसी जैसा कोई इवेंट हो रहा है उसमें, जैसे मैंने वीडियो के शुरू में पॉइंट्स जो मेंशन किए थे, उस तरीके की कुछ चीज़ें कर सकते हैं हम कोलैबोरेशन में इन बड़े फुटबॉलर्स के साथ, जिससे इनको एक पर्सपेक्टिव मिले कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं और कहाँ हम आगे जा सकते हैं, हमें आगे बढ़ने के लिए क्या करना होगा। और लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो फुटबॉल बजट एलोकेट होता है उसके एक्सपेंडिचर की और इन्वेस्टमेंट की एक कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी हमें चाहिए। जिस तरह से केप वर्ड ने, आप देख सकते हैं, एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया था कि जब उनको फीफा से फंड्स मिले थे फुटबॉल डेवलप करने के लिए अपनी कंट्री में, तो उन्होंने कहाँ कहाँ पे वो फंड्स को एलोकेट किया था। गूगल पे आपको मिल जाएगा वो डॉक्यूमेंट, आपको कहीं और सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। कितने मिलियन डॉलर्स में उन्होंने ग्राउंड बनाए, कितने डॉलर उन्होंने खर्च किए एक ट्रेनिंग फैसिलिटी बनाने में, कितने डॉलर खर्च किए जिम बनाने में, कितने डॉलर खर्च किए, मतलब एक टीम बस जो भी खरीदी है ना उन्होंने, उस तक का हिसाब दे रखा है उस डॉक्यूमेंट में। तो ये हमें हिसाब चाहिए भाई कि तुम्हें इतने पैसे मिले और तुमने इतने पैसे यहाँ यहाँ खर्च किए। उस चीज़ की ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिस्ट्रिक्ट और लोकल लेवल पे फुटबॉल को बैक करने की ज़रूरत है। जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स और बिजनेसमैन मिलके फुटबॉल के प्यार के प्रति लीग्स चला रहे हैं अपनी अपनी डिस्ट्रिक्ट में या लोकल लेवल पे, AIFF को उनके साथ मिलके स्ट्रीमलाइन करनी चाहिए चीज़ें, जिससे वो भी नेशनल फुटबॉल लीग के टियर में आ जाएं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है MDFA, मुंबई फुटबॉल एसोसिएशन है। उसमें एक सेट सिस्टम है 5 लीग टियर्स का, और कुछ उसमें रीजनल क्लब्स हैं जैसे MH ऑरेंज पवई से, इंडिया ऑन ट्रैक अंधेरी से, कलीना रेंजर्स, PIFA कोलाबा से। ये एग्जांपल्स हैं कुछ जो इस लीग में खेलते हैं। ऐसी लीग्स में और ऐसे क्लब्स में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड फुटबॉलर्स आपको मिलेंगे, लेकिन बिना प्रॉपर फाइनेंशियल बैकिंग के। और जब इन प्लेयर्स को कोई फ्यूचर नहीं दिखता इंडियन फुटबॉल में या कोई पाथवे नज़र नहीं आता है, तो हम हर जनरेशन में फुटबॉलर्स और टैलेंट्स को लूज करे जा रहे हैं। हमें अंदाजा भी नहीं है कि कितना ज़्यादा टैलेंट हम इस कंट्री में वेस्ट कर रहे हैं। एक सेंट्रलाइज स्पोर्ट्स एनालिटिक्स और ट्रेनिंग सेंटर होना चाहिए, जैसे क्रिकेट में NCA है, नेशनल क्रिकेट अकेडमी। तो जो भी प्लेयर्स होते हैं वो जब रिहैब कर रहे होते हैं या जब उनको अपना गेम इंप्रूव करना होता है, ऑफ सीजन होता है, तो वो वहाँ पे जाते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, एनालिस्ट के साथ काम करते हैं। कोई भी उनको गेम में अपने इंप्रूवमेंट करनी होती है या कोई चीज़ को रेक्टिफाई करना होता है, तो वहाँ पे जाके वो ट्रेन करते हैं और ऑफ सीजन काम कर सकते हैं। जब वो टीम का पार्ट नहीं होता है, अपने गेम को बेहतर कर सकते हैं। इस तरीके की चीज़ें हमें फुटबॉल में लाने की ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ें अगर हो गई तो चांस है कि हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। और जो ये मैंने बातें बोली है ना, इनको करना डिफिकल्ट नहीं है। ये सिस्टम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर ना बैठा हुआ है, बस इसको सही से चलाने की ज़रूरत है हमारी कंट्री में। अब देखिए दोस्तों, साफ बात है, अगर ये चीज़ें कुछ हो जाती हैं, इसमें OCI PIO तो एक शॉर्ट टर्म फिक्स है कि अगर तुरंत आ जाते हैं तो भी बहुत फायदा हो जाएगा हमें। इमीडिएट रिजल्ट्स कुछ लेवल पे तो हमें मिलेंगे, बट वही वाली बातें हैं, अगर ये सब चीजें नहीं होती हैं, स्ट्रीमलाइन नहीं होता है कुछ, तो हवा में बातें चलती रहेंगी, ढकोसलाबाजी ये करते रहेंगे कि भाई टॉप 50 में आ जाएंगे, टॉप 60 में आ जाएंगे। मैं तो कहता हूं 64 क्या 96 128 टीम्स का भी तुम वर्ल्ड कप कर दोगे ना, तो भी बड़ा मुश्किल है कि हम उसमें क्वालिफाई कर जाए, क्योंकि बाकी टीमें तो आगे बढ़ती रहेंगी, हम अगर वहीं रहेंगे या जहां हम हैं उससे हम पीछे जाते रहेंगे। तो जो गैप है हम में और उन कंट्रीज में जो आज से हमसे कुछ टाइम पहले पीछे थी, और हम उनको देख के चौंकते हैं, अरे यार ये क्या कर दिया इन्होंने पिछले 5 साल में, जो हमसे आगे चले गए। ये गैप धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और हम कहीं ना कहीं भीड़ में खो जाएंगे, और कोई फिर हमको पूछेगा भी नहीं फुटबॉल में आने वाले 5 साल में। ज़्यादा टाइम भी नहीं कह रहा हूं मैं, 5 से 10 साल बाद हम एकदम इररेलेवेंट हो जाएंगे। जैसे मतलब आप मान लीजिए कि ये कंट्री ही एग्जिस्ट नहीं करती हो इन टर्म्स ऑफ फुटबॉल। इतने बुरे हाल हो जाएंगे अगर हमने अभी इस पे एक्ट किया नहीं तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगा कि गौर करना ज़रूरी है इन पे, और आपके नोटिस में भी लानी चाहिए एज इंडियन फुटबॉल फैंस। और भले ही देखिए हम कुछ भी बोले, आप कोई भी टीम को सपोर्ट करते हो, जैसे मैं चेल्सी फ़ैन हूँ, आप आर्सेनल, मैन यूनाइटेड, मैन सिटी, बार्सिलोना, रियल मैड्रिड, बायर्न म्यूनिख, लिवरपूल, किसी भी क्लब को सपोर्ट कर सकते हैं, डज नॉट मैटर। अगर आप एक भारतीय हैं तो कहीं ना कहीं आपके दिल में भी वो इच्छा होगी कि यार एक बार तो भारत को देखना है वहाँ पे वर्ल्ड कप में। मैं अभी भी कह रहा हूँ, एग्जाम्पल्स हमारे आसपास हैं। इसी साल हमने देखा है किस तरीके से हाइती, काबो वर्दे, कुरासाओ ने क्वालिफाई किया। इन सब पे हमने वीडियोस बना रखे हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। मुश्किल नहीं है, इट्स ऑल अबाउट विल, इंटेंट और वो क्लियर विजन।
अगर हमारी लीडरशिप के पास वो विजन आ जाता है, कर सकते हैं हम, इट्स नॉट इम्पॉसिबल। लेकिन इनके थोड़ी सी हमें उंगली करनी पड़ेगी, थोड़ा इन्हें पिंच करना पड़ेगा, थोड़ा सा डंडा करना पड़ेगा, तब जाके ये जगेंगे और कुछ आगे सही डायरेक्शन में काम करेंगे। बाकी अगर इस सब के बाद भी आप मुझे एक सीजनल इंडियन फुटबॉल फैन बोलना चाहते हैं तो बेशक गो अहेड दोस्तों, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे, कोई इंडिया की फुटबॉल उससे इंप्रूव नहीं होगी। मेरा काम था कि कुछ पॉइंट्स जो हैं उन पे आपका मैं फोकस लेके आऊं, और अगर ये फोकस लाने में मैं कामयाब रहा हूं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, हाइप कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। हैप्पी न्यू ईयर आप सब लोगों को। और इस तरीके के वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ डू लेट मी नो। और हाँ, ZBK को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, जब तक ध्यान रखिए आप अपना। टेक केयर एंड पीस।